हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के बेस्टी अर्थशास्त्र का जो प्रथम लेसन है जिसका नाम है परिचय। आज हम लोग इस लेसन के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो दोनों लोगों के लिए उपयोगी है, जो आर्ट्स से हैं, जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं और जो कॉमर्स के हैं, जो वाणिज्य के हैं, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है क्योंकि सिलेबस दोनों लोगों का एक ही है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न जो है आपके सामने है कि अंधिमान या तटस्था वक्र क्या है। अंधिमान या तटस्थता वक्र क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा तो ये तटस्थता वक्र इस तरह कुछ आपने बुक में पढ़ा होगा कि ये जैसे विभिन्न बिंदु हैं। देखिए, तटस्थता वक्र है और ये बनता है तटस्थता अनुसूची से। अब ये विभिन्न बिंदु हैं ए, बी, सी और डी। जो वस्तु x और वस्तु y के विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम इसको मिलाएं तो हम इस तरह इसको मिला भी सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है। तो तटस्था वक्र जो होता है दो वस्तुओं के, इसमें दो वस्तुएं ना, एक्स और वाई, एक्स है और वाई, दो वस्तुओं की उन विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो तटस्था वक्र होता है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। या इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अंधिमान या उदासीनता वक्र मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का पथ होता है जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दोनों तरीके से दे सकते हैं और आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न को समझाने के बाद उसका रिटन फॉर्म भी उपलब्ध कराऊंगा ताकि यदि आप नोट बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का अर्थ लिखिए। आर्थिक क्रियाओं का क्या अर्थ होता है। आपने लेसन में पढ़ा होगा, आपको पढ़ा होगा कि आर्थिक और गैर आर्थिक दो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि दान दक्षिणा देना, ठीक है, किसी की मदद करना, ये सभी गैर आर्थिक क्रियाएं। जबकि आर्थिक क्रियाएं यह जो है क्रिया करने वाले व्यक्तियों के आर्थिक लाभ पर निर्भर करती हैं, या सरल भाषा में हम इस तरह कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जो है किसी वस्तु का उत्पादन करना, ठीक है, उनको बाजार में बेचना, किसी वस्तु को खरीद कर उसका उपभोग करना, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इसके अंदर ये तो एक संक्षिप्त है, लेकिन चूंकि इसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी है। अब आर्थिक क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, उत्पादन आता है, उपभोग आता है, विनिमय आता है, वितरण आता है, राजस्व आता है। ये सारी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र आता है इसका। एक सामान्य भाषा में आप इस तरह लिख सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चयन की समस्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयन की समस्या क्या है। देखिए, आप जब लेसन को स्टार्ट करना प्रारंभ किए होंगे तभी टॉपिक लेसन में आता है। देखिए, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या हैं। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। हमारी आवश्यकताएं जो है कभी संतुष्ट ही नहीं होती। हम एक आवश्यकता पूरी होती है तभी दूसरी आवश्यकता जो है जन्म ले लेती है। लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं। हमारे पास साधन बहुत सीमित होते हैं। हमारी सारी, आप स्वयं ये अनुभव किए होंगे कि आपकी जितनी इच्छाएं मन में होती हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती क्योंकि आपके पास उतने साधन नहीं होते। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो ये देखना पड़ता है कि हमारी सबसे तीव्र आवश्यकताएं कौन सी हैं। उसके बाद देखना पड़ता है कि हमारे पास साधन कौन से हैं। फिर हमको ये निर्णय करना पड़ता है कि हम जो है सबसे पहले किन आवश्यकताओं को पूर्ण करें। और हमारे पास जो साधन होते हैं वैकल्पिक प्रयोग वाले भी होते हैं। एक साधन उसे जो है कई प्रयोगों में लगा सकते हैं। जैसे बिजली है, बिजली का उपयोग हम कई चीज़ों में कर सकते हैं। पानी गर्म करने के लिए कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, किसी उद्योग में किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं, फैन चलाने के लिए कर सकते हैं। तो हमें
चयन करना पड़ता है कि पहले जो है सबसे तीव्र आवश्यकता क्या है, हमारे पास कौन से साधन है, किस साधन को किस आवश्यकता की पूर्ति में लगाएं, सबसे पहले कौन किस में लगाएं, फिर उसके बाद क्रम रखते हैं कि पहले ये काम करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह, तो इसे ही क्या कहते हैं, ये इसे ही चयन की समस्या कहते हैं। तो आप इसको जो है इस तरह भी कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। इन साधनों से किस किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही क्या है, चयन की समस्या है। मैंने जो अभी आपको समझाया वो फॉर्मल रिटन फॉर्म में आपके सामने है और परीक्षा में आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब ये निर्भर करता है वस्तु के उपयोग पर। कोई वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है, कोई वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है। जैसे हम चीनी बाजार से खरीद कर लाएं और उसका डायरेक्ट उपभोग करें तो अंतिम वस्तु होगी, लेकिन यदि हम वहीं चीनी लेकर के आए, खोआ लाएं और बाकी चीज़ डाल करके हम कोई स्वीट बनाएं, कोई मिठाई बनाएं, तो मिठाई तो अंतिम वस्तु हो गई क्योंकि उपभोक्ता जो है उसका अंतिम उपभोग करेगा। लेकिन चीनी और खोआ ये सारी चीज़ें जो हैं ये मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई। किसी वस्तु को आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा मध्यवर्ती वस्तु की ही श्रेणी में आएगी, वो अंतिम वस्तु की भी श्रेणी में आ सकती है, मध्यवर्ती वस्तु की भी श्रेणी में आ सकती है, कि निर्भर करता है कि उसका उपयोग जो है कैसे किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। फ्रेंड्स इसके नाम से ही स्पष्ट है, आप जानते हैं इसका अर्थ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। आई रिपीट, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म आ सकता है, एक उद्योग आ सकता है, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक या इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है एक फर्म का, एक उद्योग का, एक वस्तु का, एक आर्थिक कारक या इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध जो है किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से इसका संबंध नहीं होता। तो आप इसे जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी वस्तु अथवा साधन का मूल्य निर्धारण, या किसी एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु, एक आर्थिक कारक का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए या समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और मैक्रो का अर्थ बड़ा होता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है, जैसे कुल मांग, कुल बचत, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं सामान्य कीमत स्तर। आप चाहें तो इसका उत्तर इस तरह भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों के समूह जैसे कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि का अध्ययन करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं, क्यों आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। देखिए प्रारंभ में ही एक क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र का जन्म ही क्यों होता है। देखिए
हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं। और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए या उन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन क्या होते हैं? हमारे पास साधन सीमित होते हैं। अर्थात आवश्यकताएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं। और जो साधन होते भी हैं वे वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं, अर्थात उन एक साधन का प्रयोग हम कई वस्तुओं में कर सकते, कई चीज़ों के लिए कर सकते हैं। जैसे बिजली का ही उदाहरण दिया था मैंने कि बिजली का उपयोग हम कई चीज़ों में कर सकते हैं। तो अब जो है व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न, अब यहीं पर समस्या, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इतनी सारी समस्याएं हैं, हमारे पास साधन सीमित हैं, तो हम सबसे पहले किस आवश्यकता को संतुष्ट करें? और हमारे पास जो साधन है जिसके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, जैसे बिजली है, तो बिजली का उपयोग हम पानी गर्म करने के लिए कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, फैन चलाने के लिए कर सकते हैं। तो हमें फिर ये निर्णय लेना पड़ता है कि हमें हमें जो है इसका सबसे पहले उपयोग हम कहाँ पर करें। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तो यहीं पर समस्या उत्पन्न होती है। तो यही तीन चीजें जो हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला क्या है? मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। दूसरा क्या है? इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य के पास सीमित मात्रा में ही साधन उपलब्ध है। और तीसरा क्या है? इन साधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से क्या अभिप्राय है? साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से क्या अभिप्राय है? अभी इसके प्रीवियस वाला जो आंसर मैंने दिया था उसमें साधनों का वैकल्पिक प्रयोग मैंने अभी बताया है, जो से बिजली का उपयोग। ठीक है, अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसका विभिन्न कार्यों में उसका उपयोग ही क्या है? उसका वैकल्पिक प्रयोग है। तो हम जो है इससे इस तरह भी कह सकते हैं कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से अभिप्राय यह है कि साधनों का प्रयोग अनेक साध्यों अथवा उनमें से कुछ महत्वपूर्ण साध्यों की उपलब्धि के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम 100 रुपये का उपयोग जो है उत्तर पुस्तिका खरीदने में कर सकते हैं, अथवा सिनेमा देखने अथवा चाट खाने में कर सकते हैं। तो ये वैकल्पिक प्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे हमारे पास 100 रुपया है तो हम उस 100 रुपये का उपयोग कर सकते हैं, या तो हम कोई उत्तर पुस्तिका खरीद लें, कोई और वस्तु खरीद लें, हम सिनेमा देखने चले जाएं, या हम चाट खाने में उसका उसका जो है उपयोग करें। तो इसी क्या करते हैं? साधनों का वैकल्पिक उपयोग को बोलते हैं। और आर्थिक समस्या के जन्म होने का एक कारण ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? देखिए, एक अर्थव्यवस्था के सामने समस्या होती है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करे, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। एक इकोनॉमी है तो उसकी अपनी आवश्यकताएं भी होंगी। जब आवश्यकताएं होंगी तो वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन तो करना ही पड़ेगा। तो उसके सामने समस्या होती है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करे, किन सेवाओं का उत्पादन करे, उत्पादन किसके लिए करे, और उत्पादन करे भी तो कितना करे, उत्पादन की तकनीकी क्या हो, पूंजी प्रधान हो कि श्रम प्रधान हो। तो ये तमाम समस्याएं होती हैं और भी चीजें इसमें सम्मिलित हैं जो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती है। हर एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं। 60 में इस तरह ले सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, और इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीन मेन पॉइंट आप और रख सकते हैं या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से किया जाता है? फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसका अध्ययन जो है कीमत यंत्र के द्वारा होता है। कीमत यंत्र का मतलब मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण ही होता है। आपने हम पढ़ा होगा कि जैसे डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, तो ये डिमांड और सप्लाई है, तो इसमें
इसे संतुलन की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी तो अपने आप उसकी कीमत भी ऊपर जाने लगेगी, तो फिर वो संतुलन स्तर पे आ जाएगा। अगर ये ऊपर चला जाए या नीचे की तरफ चला जाए तो अंत में इसकी प्रवृत्ति होती है हमेशा इसके पास जाने की होती है। या डिमांड कम हो या अधिक कीमत बढ़ गई है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, फिर वो आकर के एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, एक संतुलन के बिंदु पर स्थिर हो जाएगी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र, जिसे मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियां बोलते हैं, कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है या मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई ऐसी दो फोर्सेज होती हैं कि सभी वस्तुओं की वह जो है संतुलन स्तर पर उनकी पहुंचने की प्रवृत्ति होती है, किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मूल्य बहुत ऊंचा भाग रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर वो उसका मूल्य नीचा हो जाएगा, और मूल्य बहुत नीचा हो रहा है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो है मूल्य बढ़ने लगेंगे। तो अपने आप जो है मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियां जो है इसको नियंत्रित करती हैं। जैसे आप जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो गवर्नमेंट होती है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से क्या अभिप्राय है? फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक इकोनॉमी के पास अपने संसाधन होते हैं, उसके भौतिक साधन और मानवीय संसाधन दोनों होते हैं, और हर देश के पास अपनी एक उत्पादन तकनीकी होती है, एक प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो इन दोनों के संयोग से जो है वह उत्पादन करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की साधन की मात्रा और उसके पास जो उपलब्ध तकनीकी है, उन दोनों के सहयोग से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संपूर्ण संभावना क्या होती है, वो कितना उत्पादन कर सकता है, इससे ही अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहते हैं। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा एवं उपलब्ध तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के संपूर्ण संभावित संयोग को अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहा जाता है। सो फिर से देखिएगा कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा, हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं, कितने भौतिक संसाधन और कितने मानवीय संसाधन हैं, एवं उपलब्ध तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा कि हमारे पास उत्पादन की टेक्नोलॉजी की क्या है। क्योंकि हर देश की अपनी टेक्नोलॉजी होती है, कहीं पूंजी प्रधान होता है तो कहीं श्रम प्रधान होता है, टेक्नोलॉजी होती है। तो उन दोनों के सहयोग से हम जो है एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संभावित संभावना क्या है, उसे उत्पादन संभावना बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत का क्या अर्थ है अथवा अवसर लागत क्या है? अवसर लागत का क्या अर्थ है अथवा अवसर लागत क्या है? तो फ्रेंड्स, पहले इसका फॉर्मल आंसर देने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ इसको। देखिए, जैसे हम कोई टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, किसी विद्यालय में हमको 20,000 रुपये मिल रहा है, तो और हम किसी दूसरे विद्यालय में हम पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें या तो उतना 20,000 मिलना चाहिए या 20,000 मिलना चाहिए कम से कम, तभी हम दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। उससे नीचे मिलेगा तो हम कदापि नहीं जाएंगे। तो दूसरे विद्यालय में हमारी जो जाने की अवसर लागत है उसको कह सकते हैं कि वो 20,000 रुपये है। इसी तरह यह अन्य चीज़ों पर भी लागू होता है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही जो है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। या कोई मजदूर है, कहीं पर काम कर रहा है और वो जो है प्रतिदिन उसे 300 रुपये मिल रहे हैं, तो अब हम उसे अपने यहाँ रखना चाहते हैं, तो तभी हमारे यहाँ आएगा कि जो उसे 300 रुपये या 300 से अधिक मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अब 300 रुपये क्या है? वो 300 रुपये उसकी अवसर लागत है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरफियर करती है, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, आर्थिक क्रियाएं उसी के द्वारा नियंत्रित और संचालित होती हैं। तो केंद्रीय समस्याओं का हल जो है कोई केंद्रीय प्राधिकरण हो, कोई सेंट्रल बॉडी हो जो कि एक प्लानिंग के तहत जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करे तो समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो है केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण किसके द्वारा, कोई सेंट्रल प्लानिंग बॉडी हो, केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण के द्वारा नियंत्रित कीमत प्रणाली को अपनाकर किया जाए, स्वतंत्र नहीं। जैसे पूंजीवादी में क्या होता है, जो कीमत प्रणाली होती है, कीमत यंत्र जो होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य होता है। लेकिन इसमें नियंत्रित कीमत प्रणाली अपना किया जाए मतलब सरकार का हस्तक्षेप होता है। वह जो है यदि जो है इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है, स्थितियां जो है तेजी और मंदी की होती हैं तो गवर्नमेंट को उसमें जो है इंटरफियर करना पड़ता है, उससे हस्तक्षेप करना पड़ता है उसको नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ इसका आंसर है कि निजी वस्तुओं की एक ही मात्रा की कीमत विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक समान होती है। जो निजी वस्तुओं की कीमत होती है वो सभी के लिए जो है वह एक समान ही होती है। निजी वस्तुओं का उपभोग प्रतिस्पर्धात्मक होता है, इसका उपभोग जो है प्रतिस्पर्धात्मक होता है और निजी वस्तु वह है जिस पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात हम उसके लिए यदि मूल्य चुकाएंगे तो उस वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, मूल्य नहीं चुकाएंगे तो हम उस वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते। इससे ही अपवर्जन का सिद्धांत बोलते हैं। निजी वस्तु सेवा की एक निश्चित कीमत होती है, सेवा की वो एक निश्चित कीमत होती है। जैसे कोई पेन है उसकी कीमत 10 रुपये है, कोई जूते हैं उसकी कीमत 3000 रुपये है, अन्य वस्तुएं इसी तरह हैं। कह रहा है कि वस्तु के उपभोग के लिए यह कीमत अदा करनी आवश्यक होती है। आप उस कीमत को अदा करेंगे, जैसे कोई जूता है 3000 रुपये है तो उसे आप अदा करेंगे तभी आप उपभोग कर सकते हैं और वो 3000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3000 ही है। तो इसे क्या कहते हैं, निजी वस्तु कहते हैं। इस पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है कि यदि आप मूल्य चुकाएंगे तो उसका उपभोग कर पाएंगे, नहीं चुकाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। देखिए इसको हम पहले बहुत सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह समझिए कि जब व्यक्ति अपनी जीविका के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है तो वह अर्थव्यवस्था का अंग होता है। जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर जो है क्रियाएं की जाती हैं, शिक्षक के द्वारा आपको पढ़ाया जाना भी एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वह आपको इसलिए पढ़ा रहा है, सेवाएं प्रदान कर रहा है ताकि उनको जो है कुछ मुद्रा प्राप्त हो, उनको सैलरी प्राप्त हो जिससे वे अपनी वह जो है जीविका कमा सके। आप भी वहाँ पर जाते हैं, सेवाओं का उपभोग करते हैं तो आप भी उस आर्थिक क्रिया के एक अंग हुए। हम दुकानदार के पास, सब्जी वाले के पास जाते हो, सब्जी हमें देता है, हम उसको पैसे देते हैं। स्टेशनरी के वाले के पास जाते हैं, कापी किताब कलम लेते हैं, उसको पैसे देते हैं। हमारे यहाँ घर बन रहा होता है, मजदूर आते हैं, मिस्त्री आते हैं, वो काम पर लगते हैं, हम उनको हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। तो सभी जो हर एक क्षेत्र बना हुआ है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरलाइंस हो या हॉस्पिटल हो, तो सभी जगह क्या है, सभी जो लोग वहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसके आधार पर, अपनी आजीविका कमाने के आधार पर, सेवाओं का उपभोग करने, सेवाओं का मूल्य देने के आधार पर। तो ये छोटी छोटी जो है ये अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंग हैं और ये संपूर्ण मिलाकर के ही अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि लोग अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं। मैंने बताया ना, कोई सब्जी बेच रहा है, जो है कोई सब्जी बेच रहा है, कोई जूता बेच रहा है, कोई लोहे के सामान बेच रहा है, कोई कहीं पे मजदूरी कर रहा है। तो करें कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति और स्तर, ठीक है, अलग अलग होती है, एक व्यवस्था को दर्शाते हैं।
एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं के प्रकृति मस्तर एक व्यवस्था को दर्शाते हैं जिनके द्वारा उस क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। इस व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बीच एक अंतर बताइए। देखिए, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसको भी पढ़ लिया है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसको भी पढ़ लिया है। अब आप चाहें तो स्वयं इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहत एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, या उपभोक्ता संतुलन का क्या आशय है, या उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कीजिए, इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए देखिए इसमें हम इसको समझते हैं कि उपभोक्ता के पास कुछ आय होती है, ठीक है, तो वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है। तो वह जो है हमेशा ये प्रयास करता है कि उसके पास जो आय है तो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और जब वह ऐसा कर लेता है तो वह अपनी वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन नहीं चाहता। वह हमेशा अपनी आय को उसी तरह खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जब तो उसकी वह स्थिति जो अपनी आय को व्यय करे उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और वह अपनी उस स्थिति में परिवर्तन करना न चाहता हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन से प्राय उस स्थिति से है जब एक उपभोक्ता दी हुई आय से एक या दो वस्तुओं को इस प्रकार खरीदता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा उसमें परिवर्तन लाने की कोई प्रवृत्ति जुड़ी होती उसमें परिवर्तन लाने की कोई प्रवृत्ति नहीं जुड़ी रहती। इसमें नहीं रहेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। मतलब वह जो है उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से अभिप्राय उस विश्लेषण से है जिसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। कि जो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है क्या करा है कि अभिप्राय उस विश्लेषण से है जिसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न आर्थिक क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो प्रश्न श्रृंखला थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद दीर्घोत्तरीय जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोग उनको देखेंगे। बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे, फिर लघुत्तरीय, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। और इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर दिया है, 2 पार्ट में है, आप उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से कर दीजिएगा। थैंक यू।